नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर कॉम्पिटिटिव सेशन साइंस और टेक्नोलॉजी का लेकर के बच्चों आपके सामने आज के सेशन में जो हमने विषय चुना है, जिस पर आज हम सवाल आपसे पूछेंगे, वो विषय है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। जैसे एनिमल्स में ट्रांसपोर्ट होता है, एक कोई भी चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, ऐसे ही प्लांट्स में कोई भी चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करे तो उसको ट्रांसपोर्टिंग प्लांट कहते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में कोई भी भोज्य पदार्थ खून के द्वारा शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की ओर जाता है। ठीक वही केस यदि पौधे में लगाएं तो पौधे में पानी का परिवहन या पानी का आना जाना जमीन के निचले हिस्से से शुरू होता है। जड़ उस पानी को लेती है और तना के द्वारा होते हुए और पत्ती तक पहुंचाती है, या ये कह लीजिए कि पत्ती के अंतिम छोर तक छोड़ती है। पानी का और पानी के साथ घुले हुए मिनरल्स का जड़ के द्वारा जमीन से लेकर के पत्तियों तक पहुंचाने की ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये कहलाती है ट्रांसपोर्ट या परिवहन। अब ट्रांसपोर्ट के लिए जरा मनुष्य की बात सोचें तो ये ट्रांसपोर्ट की प्रक्रिया के लिए कुछ अंग होते हैं। जैसे वहाँ हार्ट होगा, आर्टरीज होगी, वेन्स होगी। सेम इसी तरह पौधों में भी इस प्रक्रिया को करने के लिए वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं, और जिनका नाम आपने सुना होगा, इनको जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। एक संरचना जमीन के नीचे से पानी और मिनरल्स को ऊपर छोड़ती है, और पौधों में आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की एक प्रक्रिया होती है जिसमें भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है। अब भोज्य पदार्थ तो पत्तियों में बन गया, अब पत्ती एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलेगी नहीं, तो उन पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थ एक विशेष ऊतक के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। और पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम कौन करता है, कौन सा ऊतक काम करता है, आज इसी सब मुद्दे पर हमारा आपका डिस्कशन होगा। पहले हम कुछ थ्योरेटिकल बातें आपको सिखाएंगे और फिर हमेशा की तरह आपसे 15 सवाल पूछेंगे। ये 15 सवाल विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए। पिछले 10 साल के उन सवालों का कलेक्शन लेकर के इस सेशन पर हम आए हैं। यदि आप ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स या ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के चैप्टर को बेहतरीन ढंग से पढ़ा होगा तो ये जो आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं वो आपसे बनेंगे। सारे के सारे सवाल सरल हो ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि आजकल जो पूछने का पैटर्न बन चुका है वो तथ्यात्मक सवाल है, और तथ्यात्मक सवाल हमसे तभी बनते हैं जब हमारी जानकारी थ्योरी पर विस्तार पूर्वक हो। तो इसलिए प्रश्न करने से पहले ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स को थ्योरेटिकल या थ्योरी की किताब से एक बार पढ़िएगा, फिर इन सवालों को करिए। पहले तो एक सुपरफिशियल जानकारी हम आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में देते हैं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स को यदि आप हल्के से सुपरफिशियल जानना चाहें तो इस स्लाइड पर आप ध्यान दीजिए। एक ओवरव्यू हमने हाथ से बनाया। इस ओवरव्यू की संरचना में एक पौधा हमने बनाया, और इस पौधे को 2 तीर के निशान बनाए। ध्यान से देखिए, इन तीर के निशानों में एक तीर का निशान आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर में, ग्रीन कलर में, और बच्चों एक तीर का निशान रेड कलर में। ग्रीन कलर वाला जो है वो नीचे की ओर डायरेक्ट है,
मतलब कोई भी चीज नीचे की तरफ गतिमान है। जबकि यदि आप ध्यान से देखोगे तो रेड कलर वाला जो है ऊपर की ओर गतिमान है। मतलब कोई भी चीज लाल कलर वाले हिस्से से ऊपर की तरफ जा रही है और ग्रीन कलर वाले हिस्से से नीचे की तरफ जा रही है। अब दोनों को अलग अलग ढंग से हम कलर वाइज यहां लिखे भी हैं। जरा ध्यान से देखिए। हमने लिखा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर और ऑक्सीजन। बाकी पौधे की संरचना क्या होती है ये आप जानते हो। ये हमने रूट वाला हिस्सा इसका बनाया, ये वाला हिस्सा इसका स्टेम का बनाया, फिर ये लीफ वाला हिस्सा बनाया। एक सामान्य पौधे की रचना हमने सबसे पहली बात पर लिखा कि रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। जड़ क्या करती है? जड़ करती है कि जमीन के नीचे जो भी पानी है, जो भी मिनरल्स हैं, उनको सोखेगी। अब इसके रूट को सोखने की प्रक्रिया ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट के चैप्टर को आप पढ़ोगे तो उसकी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। डिफ्यूजन भी होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, रूट प्रेशर आता है, जिस पर हम आपसे सवाल पूछने वाले हैं। तो पहले स्टेप में रूट जो है उन मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है। फिर क्या करती है दूसरे पॉइंट में हमने लिखा कि जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स अप टू लीव्स। अब यही जाइलम एक रचना जाइलम की। जाइलम एक ऐसा ऊतक है जो पौधों में होता है। जाइलम इस पानी को और मिनरल्स को सोखता है, अपने अंदर लेता है और लेकर के रेड वाली लाइन के डायरेक्शन को लेते हुए ऊपर पत्ती के पास जाता है। ये जो रचना आप देख रहे हो ना, ये लीफ है। ध्यान से देखो तो ये रेड वाली लाइन जो है लीफ के पास गई। तो याद करना है कि जाइलम जो है मिनरल्स और पानी को उठाता है और लीफ के पास छोड़ता है। चलिए, ये प्रक्रिया हुई। तीसरे पॉइंट में हमने लिखा वाटर लॉस बाय ट्रांसपिरेशन पुल्स वाटर इन जाइलम। अब वहां पर कोई पंप तो लगा नहीं है कि आप बिजली की स्विच ऑन करोगे, पंप उस पानी को जो रूट के पास है उस पानी को खींचता रहेगा। ऐसा तो होगा नहीं। तो फिर कैसा होगा? फिर पत्ती क्या करेगी? पत्ती सूर्य के प्रकाश की गर्मी से या सूर्य की लाइट से उस पानी को उड़ाना शुरू करेगी। उड़ाना शुरू कैसे करेगी? उसमें छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, उसकी भी रचना होती है, उसको स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा के द्वारा पानी उड़ेगा, उड़ जाएगा, और जब पानी उड़ेगा तो एक प्रकार का प्रेशर क्रिएट हो जाएगा पीछे के पाइपलाइन में, और वो प्रेशर एक विशेष नाम से जाना जाता है, जिसका सवाल आज हम आपसे पूछेंगे। वो प्रेशर फिर नीचे वाले पानी को पत्ती उड़ाती जाएगी और नीचे से पानी चलता चला जाएगा, और जब पानी जा रहा होगा उसके साथ मिनरल्स भी दौड़ता हुआ जा रहा होगा। तो जो जरूरत पत्ती को पानी की होगी वो पानी स्टोर होता जाएगा, पानी शेष पानी जो है उड़ता चला जाएगा, मिनरल्स पत्ती में स्टोर होते चले जाएंगे। फिर हमने चौथा पॉइंट लिखा, स्टोमेटा खुला हुआ है क्योंकि वो पानी उड़ा रही पत्ती। चौथे पॉइंट में हमने लिखा कि लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, आप सांस छोड़ते हो, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हो। इसीलिए सरकार कहती है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। प्रदूषण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अब पौधा क्या कर रहा है? क्यों पौधे लगाने की हमारी मजबूरी है? वातावरण स्वस्थ रखना है तो पौधा क्यों लगाया जाए? तो कार्बन डाइऑक्साइड को यही पौधा अपने अंदर लेता है। हमने लिखा चौथे पॉइंट में, जरा ध्यान से देखिए, लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है स्टोमेटा का उपयोग करते हुए, और नीचे से आ रहा पानी, और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं। इसी बीच में सनलाइट आ ही रही है क्योंकि ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया चालू है, और ये पत्ती में विशेष रचना होती है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। यह सारी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप
भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है और वो भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट होता है। और जब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन भी बनती है। तो बच्चों, ये ऑक्सीजन पौधा उपयोग नहीं करता, तो फिर क्या करता है? स्टोमेटा खुले हुए हैं तो इस ऑक्सीजन को हम लोगों के सांस के लिए बाहर वातावरण में छोड़ देता है। कितने बढ़िया मददगार है ये पौधा। अब ये जो शुगर बन गई, जो कार्बोहाइड्रेट बन गया पत्ती में, 5वें पॉइंट में हमने लिखा कि जाइलम ने पानी पहुंचा दिया, मिनरल्स पहुंचा दिए, भोज्य पदार्थ का निर्माण हो गया। अब इसके बाद जाइलम रेस्ट में चला गया। अब कार्यक्रम फ्लोएम का शुरू। फ्लोएम ने क्या किया कि वो जो खाना बना, जो शुगर बनी, वो पौधे के कोने कोने तक, ध्यान से सुनना, पौधे के कोने कोने तक यानी रूट तक भी, लीफ के अंतिम बिंदु तक भी उस शुगर को पहुंचाता है। और यह भी सवाल हो सकता है कि क्या रूट को ऑक्सीजन की जरूरत होती है? बिल्कुल होती है। जैसे ये पौधा ऑक्सीजन की आवश्यकता करता है जो बाहर के वातावरण में है, ऐसे ही रूट को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन वो जमीन के अंदर है तो ऑक्सीजन कैसे पाएगा? इसका भी जवाब हमने 6वें पॉइंट में लिखा है कि रूट टेक इन ऑक्सीजन नीड्स फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। वहां भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, सेलुलर रेस्पिरेशन की आवश्यकता होगी। तो वो ऑक्सीजन चूंकि यही बनाता है, इसलिए ये सप्लाई में ऑक्सीजन 6वें पॉइंट में दे रहा है और वहां भी सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। तो ये सारी प्रक्रिया को विस्तार से आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, सारी चीजें समझ में आएंगी। यदि मान लो आपको समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में, जब हमारी ये क्लास 6 बजे लाइव होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताइएगा। इस पूरे चैप्टर की थ्योरी भी लेकर के हम अलग से वीडियो बना करके आपको समझाएंगे। आज सिर्फ एमसीक्यू करवाते हैं। एक ओवरव्यू जानकारी हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पर आपको दे दी है। अब सवालों की श्रृंखला शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपसे इस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में कितने सवाल बनते हैं। तो शुरू किया जाए एमसीक्यू का सेशन और पहला सवाल आपसे पूछा गया। पहला सवाल पूछा गया एमपीपीएससी में। सोचिएगा, एमपीपीएससी का यह सवाल उसने पूछा जाइलम। जाइलम का कार्य है। पहला सवाल पूछा कि जाइलम का कार्य बताइए। ए में लिख रहे हैं पानी, खनिज लवण, कुछ कार्बनिक नाइट्रोजन, तथा हार्मोन्स का परिवहन। सिर्फ आपसे एमपीपीएससी ने पूछा है कि आप जाइलम का कार्य क्या जानते हैं कि पानी का परिवहन हो, खनिज लवण का परिवहन हो, कुछ कार्बनिक नाइट्रोजन का तथा हार्मोन्स का परिवहन हो। बी पर सिर्फ पानी का परिवहन, सी पानी और खनिज लवण का
परिवहन, और डी पानी, खनिज लवण तथा कार्बनिक नाइट्रोजन का पहला सवाल ये पूछा गया कि जाइलम का कार्य है पानी, खनिज लवण, कुछ कार्बनिक नाइट्रोजन तथा हार्मोन्स का परिवहन, सिर्फ पानी का परिवहन, पानी और खनिज लवण का परिवहन, पानी, खनिज लवण तथा कार्बनिक नाइट्रोजन का परिवहन। अब इसका सही जवाब आपको पता हो तो लिखिएगा कौन सा इसका सही जवाब है। चलिए दूसरा सवाल, पीएनएसटी में यह सवाल दूसरा पूछा गया। फ्लोएम में शुगर का परिवहन होता है, परिवहन शुगर करता है, फ्लोएम करता है। वो पूछ रहा है कि फ्लोएम में शुगर का परिवहन ए बाई डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल है, या हिंदी में इसको द्विदिशीय कह लीजिए। शुगर का परिवहन दोनों दिशाओं में होता है। सवाल को सोचिएगा, तथ्यपूर्ण सवाल है। बाई डायरेक्शनल होता है। दूसरा पूछ रहा है कोई दिशा नहीं होती, सी कह रहा है सिर्फ ऊपर की ओर, और डी कह रहा है सिर्फ नीचे की ओर। फ्लोएम में शर्करा का परिवहन द्विदिशीय माने ऊपर नीचे दोनों। बी कह रहा है इसकी कोई दिशा नहीं, सी कह रहा है सिर्फ ऊपर, और डी कह रहा है नीचे सिर्फ। ये दूसरा सवाल। चलिए तीसरे सवाल में यूपीएससी का यह सवाल सोच समझकर जवाब कीजिएगा। निम्न में से कौन सा लक्षण एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी सक्रिय परिवहन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का हिस्सा नहीं है? सोच लीजिएगा। अब यदि आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट जानते होंगे तभी ये उत्तर बनेगा। आपको बताना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का हिस्सा नहीं है। ए सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, आपको यह बताना है। बी मेम्ब्रेन्स की सहायता से होता है।
या झिल्लियों की सहायता से होता है? सी में कह रहा है कि एटीपी की जरूरत होती है, और अंतिम ऑप्शन दे रहे हैं आपको, नॉन सेलेक्टिव स्थिति नहीं होती। 4 बिंदुओं में तथ्यात्मक सवाल है, यूपीएससी में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा लक्षण एक्टिव ट्रांसपोर्ट का हिस्सा नहीं है? सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध होता है, एक्टिव ग्रेडियंट के अपोजिट होता है, मेम्ब्रेन्स की सहायता से होता है, एटीपी की जरूरत नहीं होती है, नॉन सेलेक्टिव स्थिति नहीं होती। तो ये था तीसरा सवाल। आइए चौथा सवाल। यह सवाल एमपीएसआई ने पूछा। चौथा सवाल, यदि पादप कोशिका को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाए तो निम्न स्थिति निर्मित होगी। ए, पानी दोनों तरफ गति करेगा। बी, पानी कोशिका के बाहर जाएगा। सी, पानी सेल के अंदर आएगा। और डी, कोई प्रवाह नहीं होगा। बच्चों, विलयन दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं हाइपरटॉनिक, एक को कहते हैं हाइपोटॉनिक। हमने सवाल जो पूछा है, या एमपीएसआई ने जो पूछा है कि यदि पादप कोशिका को हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो कोशिका के अंदर और उस सॉल्यूशन के अंदर क्या स्थिति होगी? पानी दोनों तरफ गति करेगा, पानी सेल के बाहर जाएगा, पानी सेल के अंदर आएगा, कोई प्रवाह नहीं। तो ये था चौथा सवाल। आइए 5वें सवाल पर। हमने अभी चर्चा की स्टोमेटा की, उसी पर सवाल है। स्टोमेटा या रंध्र इसको बोलते हैं, के खुलने की प्रक्रिया निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होती? किससे
प्रभावित नहीं होती। स्टोमेटा के खुलने की प्रक्रिया निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होती? ये सवाल ए। ताप से, टेम्परेचर से, बी लाइट से यानी प्रकाश से, सी ऑक्सीजन की सांद्रता से, और डी कार्बन डाइऑक्साइड की। पांचवें सवाल में हमने पूछा कि स्टोमेटा के खुलने की प्रक्रिया निम्न में से किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती? सोच विचार कर जवाब दीजिएगा। ताप से, लाइट से, ऑक्सीजन की सांद्रता से, या कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। चलिए छठवें सवाल पर, वाटर पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल पानी की मात्रा, एक तरह से वाटर पोटेंशियल को थ्योरेटिकल यदि आपने पढ़ा होगा तभी ये सब जवाब बनेगा। वाटर पोटेंशियल शुद्ध जल का, शुद्ध जल का होता है। ए में लिख रहे हैं 0 से कम, बी लिख रहे हैं 0 से ज्यादा, पर 1 से कम, सी लिख रहे हैं 1 से ज्यादा, और डी लिख रहे हैं सिर्फ 0। वाटर पोटेंशियल हमने पूछा है इस प्रश्न में कि शुद्ध जल का होता कितना है? 0 से कम होता है, 0 से ज़्यादा है पर 1 से कम है, 1 से ज़्यादा है, अथवा डी पर पूछा है सिर्फ 0। तो ये था हमारा छठवां सवाल। सातवें सवाल पर आइए। सातवां सवाल, कौन सा कारण स्टोमेटा को खोलने में, ध्यान से, खोलने में सहायक है? कारण आपको बताना है इन चारों में से कि कौन सा कारण स्टोमेटा को खोलने में सहायक है। ए रक्षक कोशिका, या इसको गार्ड सेल भी कहते हैं, कि टर्जिडिटी, टर्जिडिटी का मतलब है वो संतुष्ट है, टर्जिडिटी कम हो। बी में लिख रहे हैं गार्ड सेल की टर्जिडिटी ज़्यादा हो,
सी में लिख रहे हैं दोनों यानी ए और बी और डी कोई भी नहीं। स्टोमेटा क्यों खुले, वो परिस्थितियां पूछ रहा है। स्टोमेटा क्यों खुलते हैं, क्या? क्योंकि स्टोमेटा की रचना में आप देखोगे तो 2 गार्ड सेल होती हैं और ये गार्ड सेल कोशिका बीच में छेद होता है, घिरे हुए गार्ड सेल होते हैं। तो गार्ड सेल टर्जिडिटी कम करेगी, गार्ड सेल की टर्जिडिटी ज़्यादा हो, दोनों ए या बी हो या कोई भी नहीं। 8वां सवाल, जड़ दाब। जड़ दाब का मतलब है रूट प्रेशर से। जड़ दाब बनता है, जड़ दाब बनता है। रूट में प्रेशर कैसे बनता है आपको ये बताना है। ए पर लिख रहे हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन पीएनएसटी का सवाल है। बी एक्टिव एब्जॉर्प्शन। सी में लिख रहे हैं बाष्पोत्सर्जन की वृद्धि से। और डी लिख रहे हैं कि मिट्टी में परासरण दाब कम हो। 4 ऑप्शन दिया, पैसिव एब्जॉर्प्शन हो, एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो, बाष्पोत्सर्जन में वृद्धि हो या मिट्टी में परासरण या ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो। 8वां सवाल पूछा, जड़ दाब बनता है। चलिए 9वें सवाल पर, बाष्पोत्सर्जन और जड़ दाब यानी ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर। बाष्पोत्सर्जन और जड़ दाब पौधे के पानी परिवहन में निम्न परिणाम देते हैं। मतलब 2 चीजें हैं, ट्रांसपिरेशन है और रूट प्रेशर है। तो जब पानी का परिवहन होगा तो उसका परिणाम आपको बताना है। एमपीएसआई, पीएनएसटी और एमपीपीएससी तीनों में ये सवाल पूछा गया। ट्रांसपिरेशन हो रहा है, रूट प्रेशर हो रहा है, पौधे में पानी के परिवहन में परिणाम क्या होगा ये आपको बताना है। ए, ऊपर की ओर धकेलता है, ऊपर की ओर धकेलता है। बी धकेलना और खींचना। एक पुश होता है, एक पुल होता है। धकेलना और खींचना। पुशिंग है, पुशिंग एंड पुलिंग। अंग्रेजी वाले बच्चों को दिक्कत ना हो। पुशिंग एंड पुलिंग दोनों प्रक्रियाएं क्रमानुसार होती हैं
सी में लिख रहे हैं सिर्फ ऊपर की ओर पुल करता है, मतलब ऊपर की तरफ खींचता है, पुश नहीं पुल करता है। ध्यान से पुश और पुल में अंतर समझिएगा। सिर्फ ऊपर की ओर पुल करता है। और अंतिम ऑप्शन आपको दे रहे हैं पहले पुलिंग, पहले पुलिंग और फिर तो ट्रांसपिरेशन और रूट प्रेशर पौधे में पानी परिवहन में निम्न परिणाम देंगे। सिर्फ ट्रांसपिरेशन और रूट प्रेशर पानी को ऊपर की ओर धकेल देगा। धकेलने और खींचने दोनों प्रक्रियाएं क्रम स्टेप बाय स्टेप होंगी। सिर्फ ऊपर की ओर पुल करेगा, पहले पुलिंग होगी फिर पुशिंग होगी। इस प्रश्न को सोच समझकर, तथ्यात्मक सवाल है, सोच समझकर जवाब दीजिएगा। चलिए आपको 10वें सवाल पर ले चलते हैं। 10वां सवाल है गटेशन एक प्रक्रिया है और शायद इसकी हिंदी बिंदु स्राव होती है। उसी पर यह सवाल पूछा गया। गटेशन निम्न में से किस प्रक्रिया का क्या यह प्रक्रिया डिफ्यूजन है? क्या यह प्रक्रिया डिफ्यूजन है? 2, क्या यह प्रक्रिया बाष्पोत्सर्जन है? ट्रांसपिरेशन है? क्या यह प्रक्रिया परासरण है? और क्या यह प्रक्रिया रूट प्रेशर है या मूलदाब है? गटेशन निम्न में से किस प्रक्रिया का परिणाम है? क्या वह डिफ्यूजन है? क्या वह ट्रांसपिरेशन है? क्या वह परासरण है? क्या वह रूट प्रेशर है? आइए 11वें सवाल पर। पैसिव एब्जॉर्प्शन पैसिव एब्जॉर्प्शन खनिज लवणों का निर्भर है ए टेम्परेचर पर, बी टेम्परेचर एंड मेटाबॉलिज्म पर, उपापचय पर, सी ओनली मेटाबॉलिज्म पर, एंड डी ह्यूमिडिटी पर। या इसको आर्द्रता कह सकते हैं। पैसिव एब्जॉर्प्शन, एक्टिव नहीं, पैसिव एब्जॉर्प्शन खनिज लवणों का किस पर निर्भर करता है? टेम्परेचर पर। थोड़ा सा तथ्यात्मक सोच करके जवाब करोगे तभी बनेगा। टेम्परेचर पर, टेम्परेचर मेटाबॉलिज्म पर, ओनली मेटाबॉलिज्म पर या ह्यूमिडिटी। चलिए 12वें सवाल पर।
मिट्टी में उपस्थित पानी। जो पौधे ग्रहण करते हैं वह किस प्रकार का होता है। जो पौधा पानी खींचता है वो पानी कैसा है? क्या गुरुत्वाकर्षण वाला पानी है? क्या वह ग्रेविटेशनल वाटर है? क्या वह रासायनिक पानी है? केमिकल वाटर है? क्या वह केशिकत्व वाला पानी है? कैपिलरी वाटर है? और क्या वह हाइग्रोस्कोपिक वाटर है? जो पौधा खींचता है, यह सवाल पूछा गया कि जो पौधा खींच रहा है, ऊपर ले जा रहा है, वो पानी कौन सा है? क्या वो ग्रेविटेशनल है? क्या वो केमिकल वाटर है? क्या वो कैपिलरी वाटर है? क्या वो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है? चलिए 13वां सवाल, प्रैक्टिकल से जुड़ा हुआ सवाल। पीएनएसटी ने पूछा कि जब एक सेल पूरी तरह टर्जिट है, संतुष्ट है, जब एक सेल पूरी तरह टर्जिट है तो निम्न में क्या शून्य होगा, यानी जीरो होगा? कोई ना कोई चीज इसमें शून्य होगी। जब पूरी संतुष्टि हो गई, किसी कोशिका टर्जिट हो गई, संतुष्ट हो गई, तो शून्य क्या होगा ये आपको बताना है। ए, क्या टर्गर प्रेशर शून्य होगा? क्या वाटर पोटेंशियल या पानी की मात्रा शून्य होगी? क्या बॉल प्रेशर शून्य होगा? और डी, क्या ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर शून्य होगा? इसमें कोई ना कोई एक शून्य हो जाएगा। जब कोशिका पूरी तरह से संतुष्ट है तो इसमें कोई ना कोई एक शून्य हो जाएगा। इसमें से आपको बताना है कि शून्य क्या होगा। 2 सवाल और बच्चे बच्चों, 14 और 15। 14 नंबर का सवाल आपके साथ। जब रूट में पानी विसरण के द्वारा प्रवाहित होता है, विसरण का मतलब डिफ्यूजन, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या यह प्रक्रिया परासरण है?
इसको अंग्रेजी में ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या यह प्रक्रिया पैसिव एब्जॉर्प्शन है? क्या यह प्रक्रिया एंडोसाइटोसिस है? या क्या यह प्रक्रिया एक्टिव एब्जॉर्प्शन है? जब रूट के अंदर पानी घुसता है और वो भी प्रोसेस डिफ्यूजन हो रही है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑस्मोसिस है, पैसिव एब्जॉर्प्शन है, एंडोसाइटोसिस है, या एक्टिव एब्जॉर्प्शन है? सोच विचार कर जवाब कीजिएगा। और आज के सेशन का अंतिम सवाल अब आपके सामने कि पौधों में कार्बोहाइड्रेट का परिवहन मुख्य रूप से किस रूप में होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, सारी परीक्षाओं में करीब करीब सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया। पौधों में कार्बोहाइड्रेट का परिवहन मुख्य रूप से किस रूप में होता है? आप बताइएगा। क्या वह ग्लूकोज के रूप में होता है? बी पर ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह माल्टोज के रूप में होता है? सी में दे रहे हैं, क्या वह स्टार्च के रूप में होता है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह सुक्रोज के रूप में होता है? चार ऑप्शन दिया, क्या वह ग्लूकोज के रूप में है, क्या वह माल्टोज के रूप में है, क्या वह स्टार्च के रूप में है, या क्या वह सुक्रोज के रूप में है? तो ये 15 सवाल हमने आपके सामने विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आज प्लांट ट्रांसपोर्टेशन पर। इसके पहले कि इसके उत्तर बताएं, कैसे लगे सवाल, ये जरूर आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कितने उत्तरों को आपने सही किया, अब उसकी बारी है कि कितने उत्तर आप सही कर पाए। अब उसके बताने की बारी है, तो आप तैयार हो जाइए, हम आपको उन उत्तरों की ओर ले चलते हैं। तो पहला सवाल पर जो हमने पूछा था, कि पहले सवाल पर हमने आपसे पूछा था कि जाइलम का कार्य क्या है। जाइलम को आपको याद करना पड़ेगा, सिर्फ पानी, सिर्फ खनिज लवण, सिर्फ नाइट्रोजन नहीं, हार्मोन का भी परिवहन करता है। दूसरा सवाल हमने पूछा कि फ्लोएम में शुगर का परिवहन बाई डायरेक्शनल होता है। दूसरा सवाल कैसे होता है बाई डायरेक्शनल, ये जब कभी हम इसका थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे तो उसमें आपको विस्तार से समझाएंगे। तीसरा सवाल, निम्न में कौन सा लक्षण एक्टिव ट्रांसपोर्ट का हिस्सा नहीं है? तो इसमें कोई सेलेक्टिव, तीसरा सवाल, कौन सा लक्षण एक्टिव ट्रांसपोर्ट का हिस्सा नहीं है? तो इसमें नॉन सेलेक्टिव स्थिति नहीं होती। इसको थोड़ा विस्तार से पढ़िएगा, और ये सवाल यूपीएससी में पूछा गया। चौथा सवाल, यदि पादप कोशिका को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाए तो चौथे सवाल पर पानी अंदर कोशिका में चला आएगा। हाइपोटोनिक में पानी जो होगा हाइपोटोनिक है, यदि उसमें सल्यूट की मात्रा कम है, पानी ज़्यादा है, तो जहाँ ज़्यादा सांद्रता होगी पानी ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चला आएगा। इसको भी विस्तार से कभी समय लगा तो ये भी बताएंगे। पचमा में सवाल पर हमने पूछा था कि स्टोमेटा के खुलने और प्रक्रिया निम्न में से सबसे प्रभावित है। ताप से भी है, लाइट से भी है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी है, ऑक्सीजन से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए पचमे का जवाब सी होगा। छठवें सवाल पर वाटर पोटेंशियल शुद्ध जल का होता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही उत्तर होता है,
0। 7वां सवाल हमने पूछा था, कौन सा कारण स्टोमेटा को खोलने में सहायक है? तो गार्ड सेल में जब टर्जिडिटी, मात्रा पानी की बढ़ जाए, संतुष्टि इनकी बढ़ जाए, तो ये बीच में होल करके ऐसे फैल जाती है। तो इसको भी प्रोसेस को समझिएगा, टर्जिडिटी जब ज़्यादा हो। रूट प्रेशर बनता है पैसिव एब्जॉर्प्शन, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, बाष्पोत्सर्जन के बीच से जड़ का दाब कब बनेगा? तो ये बनता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन, जिसमें एटीपी का इस्तेमाल होता है और वो एटीपी इस्तेमाल करके ऊपर की तरफ पानी को खींचते हैं। 9वां सवाल, ट्रांसपिरेशन और रूट प्रेशर पानी के परिवहन में निम्न परिणाम देते हैं। 9वें सवाल का जवाब है, पहले पुलिंग होती है और फिर धक्का लगता है। पहले खींचा जाता है, फिर नीचे से धक्का मारा जाता है। पूरी प्रोसेस को समझिएगा, थोड़ी सी ट्रिक थी, आप समझ लेते तो ट्रांसपिरेशन रूट प्रेशर का चौथा ही उत्तर करते। 10वां सवाल हमने पूछा कि गटेशन की प्रक्रिया क्या होती है? तो गटेशन, पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे बूंद आपको दिखाई देते हैं और ये कारण जो है वो जड़ दाब का होता है। पैसिव एब्जॉर्प्शन खनिज लवणों पर निर्भर है और इसके लिए सबसे अच्छा उत्तर पैसिव एब्जॉर्प्शन टेम्परेचर पर निर्भर करता है। टेम्परेचर बढ़ जाए तो खनिज लवण नीचे से पानी के साथ ऊपर की तरफ खींचते चले जाते हैं। थोड़ा सा समझते तो ये भी उत्तर बनता। 12वां सवाल, मिट्टी में उपस्थित पानी और जो पौधे ग्रहण करते हैं वो कोई पानी नहीं होता, ना ग्रेविटेशनल वाटर है, ना रासायनिक पानी है, ना हाइग्रोस्कोपिक पानी है, सिर्फ और सिर्फ कैपिलरी वाटर है। 13वां सवाल, जब एक सेल पूरी तरह टर्जिट है तो निम्न में से क्या जीरो होगा? तो उस समय एक ही चीज़ जीरो हो जाती है, क्योंकि अब वो ज़्यादा पानी ले नहीं पाएगी। तो जो पानी जब ले नहीं पाएगी तो क्या जीरो होगा? इसका सीधा सा जवाब था 13वें सवाल का कि वाटर पोटेंशियल जीरो हो गया। 14 सवाल पूछा गया कि जब रूट में पानी के विसरण के द्वारा प्रवाहित होता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये पैसिव एब्जॉर्प्शन, उधर भी पूछा है, इसी का ये जवाब था, पैसिव एब्जॉर्प्शन कहलाता है। और अंतिम सवाल, पौधों में कार्बोहाइड्रेट का परिवहन मुख्य रूप से किस रूप में होता है? तो ये कई परीक्षाओं में पूछा गया सवाल था। इसमें सिर्फ याद रखिएगा सुक्रोज के रूप में परिवहन होता है। तो आज का सेशन बच्चों कैसा लगा ये जरूर आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। सेशन पर अपनी प्रतिक्रिया, जो चीज़ समझ में ना आई होगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो बच्चों आज के लिए सेशन में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ एक दिन के अंतराल के बाद। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।